इस ऑडियो बुक के साथ आपका दिल से स्वागत है, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, बल्कि हर शब्द को महसूस करते हैं, हर विचार को अपने भीतर उतारते हैं। आज हम एक ऐसी किताब का सार लेकर आए हैं जो स्ट्रेस से जूझते हर इंसान को उम्मीद, समझ और राहत का रास्ता दिखाती है। किताब है द स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन, जिसे लिखा है मेलानी ग्रीनबर्ग ने। यह किताब बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह स्ट्रेस को नकारात्मक बोझ की जगह एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दे। आज की दुनिया में स्ट्रेस कोई नई बात नहीं है। ऑफिस की डेडलाइंस, रिश्तों की उलझनें, फाइनेंशियल दबाव या फिर अनिश्चित भविष्य, हर किसी के पास कोई ना कोई वजह है जो दिमाग को थका देती है। लेकिन यही वो वक्त है जब जरूरत होती है अपने भीतर झांकने की, यह समझने की कि दिमाग कैसे काम करता है और हम कैसे उसे एक मजबूत, लचीला और शांत सिस्टम बना सकते हैं। द स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन इसी की गहराई से पड़ताल करती है। इस किताब में साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस का ऐसा मेल है जो हमारी सोच और प्रतिक्रिया के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। यह चैनल उन आवाजों का घर है जो दिल से निकलती हैं, उन कहानियों का जो आपके हमारे जैसे जीवन से जुड़ी हैं। ये आवाज आती है भारत के एक शांत पहाड़ी शहर की वादियों से, जहां सुबह की हवा में सुकून होता है और शामें अपनापन लेकर आती हैं। वहां की सीधी सादी जिंदगी ने सिखाया कि स्ट्रेस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मन शांत हो और सोच स्पष्ट, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। हमारी कोशिश है कि हम इन किताबों के जरिए वो समझ आप तक पहुंचाएं जो सिर्फ पढ़ने से नहीं, जीने से आती है। यही वजह है कि जब आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको एक ऑडियो बुक नहीं, एक अपनापन मिलता है। जैसे कोई पुराना दोस्त जो आपकी जिंदगी की उलझनों को समझता हो और चुपचाप कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आइए मिलकर इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं। द स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपको यह एहसास कराती है कि स्ट्रेस को समझा जा सकता है, बदला जा सकता है और सबसे बढ़कर उसे सहारा बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। हर अध्याय एक नई दिशा देगा और हर विचार आपको अपने भीतर की उस ताकत से जोड़ देगा जो शायद अब तक छुपी हुई थी। यात्रा अब शुरू होती है, शब्दों के उस सफर की जिसमें आप खुद को बेहतर समझेंगे और अपने दिमाग को धीरे धीरे स्ट्रेस प्रूफ बनाना सीखेंगे। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन स्ट्रेस। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा दिमाग खुद को किसी खतरे से बचाने के मोड में चला जाता है। ये प्रक्रिया लाखों साल पुरानी है, जब इंसान को जंगली जानवरों से अपनी जान बचानी होती थी। उस समय जैसे ही कोई खतरा सामने आता था, हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता था, यानी या तो लड़ो या भागो। यही सिस्टम आज भी हमारे भीतर एक्टिवेट हो जाता है। भले ही आज के खतरे शेर या भालू नहीं, बल्कि ऑफिस की मीटिंग, आर्थिक दबाव, रिश्तों की उलझने या भविष्य की अनिश्चितता हो। जब स्ट्रेस ट्रिगर होता है तो दिमाग का एमिगडाला नाम का हिस्सा एक्टिव हो जाता है। यह हिस्सा डर, खतरे और इमोशंस को मैनेज करता है। जैसे ही एमिगडाला एक्टिव होता है, वह एक सिग्नल भेजता है जिससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज होने लगते हैं। इससे हमारा दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और हमारा ध्यान बस खतरे की ओर केंद्रित हो जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह सिस्टम लगातार एक्टिव बना रहता है। आज के दौर में हमें दिन में कई बार ऐसे ट्रिगर्स मिलते हैं, फोन की नोटिफिकेशन, बॉस का मेल, सोशल मीडिया पर तुलना या घर की जिम्मेदारियां। दिमाग हर बार इसे खतरा मानता है और स्ट्रेस मोड में चला जाता है। धीरे धीरे ये क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है, यानी ऐसा तनाव जो लगातार बना रहता है और न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इस चैप्टर में मेलानी ग्रीनबर्ग बताती हैं कि स्ट्रेस का असर सिर्फ मूड पर नहीं, बल्कि हमारी सोचने की क्षमता, फैसले लेने की ताकत और रिश्तों पर भी पड़ता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वह हिस्सा जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग करता है, धीमा पड़ जाता है और तब हम जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं और खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक है, यानी उसमें बदलाव संभव है। अगर हम समझ जाएं कि स्ट्रेस कैसे काम करता है
तो हम उसे संभालने की स्किल्स भी विकसित कर सकते हैं। यही इस किताब का मकसद है, हमें स्ट्रेस की जड़ समझाकर उससे निपटने के लिए दिमाग को रीट्रेन करना सिखाना। इस पहले चैप्टर का मुख्य संदेश है, स्ट्रेस एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, लेकिन उसका जवाब कैसा हो यह हमारे कंट्रोल में हो सकता है। हमें अपने ब्रेन के इस पुराने सिस्टम को पहचानना है और उसे नए तरीकों से संतुलित करना है, ताकि हम हर छोटी बड़ी स्थिति में शांत, सजग और समझदार बने रह सकें। चैप्टर 2, द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। यह अध्याय हमें बताता है कि माइंडफुलनेस यानी सजगता केवल ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दृष्टि है। यह वह कला है जिसमें हम अपने हर अनुभव को, हर भावना को, हर विचार को बिना भागे, बिना दबाए, बिना जज किए पूरी उपस्थिति के साथ महसूस करना सीखते हैं। माइंडफुलनेस हमें बार बार वर्तमान क्षण में लौटने की शक्ति देती है, उस जगह जहां न कोई बीता हुआ बोझ होता है, न कोई आने वाले कल की चिंता। स्ट्रेस तब बढ़ता है जब हम वर्तमान से कटकर अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाते हैं। कोई पुरानी बात जो हमारे साथ गलत हुई थी बार बार मन में घूमती है, या कोई डर जो अब तक हुआ भी नहीं वह दिल की धड़कनें तेज कर देता है। माइंडफुलनेस हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है और कहती है, देखो अभी क्या चल रहा है, क्या वाकई अभी इस पल में खतरा है या यह सिर्फ दिमाग की बनाई हुई एक कल्पना है। इस अध्याय में मेलानी ग्रीनबर्ग यह स्पष्ट करती हैं कि जब हम माइंडफुल रहते हैं तो हमारा दिमाग पुराने पैटर्न्स को तोड़ने लगता है। बार बार अभ्यास से हम उन ट्रिगर्स को पहचानने लगते हैं जो हमें स्ट्रेस की ओर ले जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हम अपने अनुभवों में फर्क करना शुरू करें। क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर? क्या यह जरूरी है या सिर्फ मेरी आदत? इस सजगता से हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उन हालातों में भी शांत रह सकते हैं जहां पहले हम घबरा जाया करते थे। इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक अभ्यासों का जिक्र भी किया गया है। सबसे पहले है माइंडफुल ब्रीदिंग, यानी बस कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना। जैसे ही आप आंखें बंद करके यह अभ्यास करते हैं, आपको धीरे धीरे अपने शरीर का तनाव महसूस होने लगता है और सांसों की गति शांत होती जाती है। फिर है माइंडफुल बॉडी स्कैन, जिसमें आप अपने शरीर के हर हिस्से पर एक एक कर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह महसूस करते हैं कि कहां जकड़न है, कहां ढीलापन है। यह अभ्यास शरीर और मन के बीच की दूरी को कम करता है और अंदर एक सहजता लाता है। एक अन्य अभ्यास है माइंडफुल वॉकिंग, जिसमें आप हर कदम को पूरी जागरूकता से रखते हैं। अपने पैरों की जमीन से टकराहट, हवा का स्पर्श, वातावरण की आवाजें, इन सबको आप बस महसूस करते हैं बिना कोई राय बनाए। इस अभ्यास से हमारा मन स्थिर होता है और ध्यान अपने आप वर्तमान में टिकने लगता है। लेखिका इस अध्याय में यह भी कहती हैं कि माइंडफुलनेस एक परफेक्शन की प्रक्रिया नहीं है। मन भटकेगा, ध्यान टूटेगा, पुराने विचार लौटेंगे, लेकिन हर बार जब हम खुद को फिर से वर्तमान क्षण में लौटाते हैं, हम अपने दिमाग को एक नया रास्ता दिखाते हैं। यही बार बार की वापसी, यही अभ्यास हमें मानसिक रूप से लचीला बनाता है और धीरे धीरे स्ट्रेस के प्रभाव को कम कर देता है। माइंडफुलनेस के अभ्यास से हमारा एमिगडाला, जो डर और खतरे की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, धीरे धीरे शांत होता है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने, सोचने और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि माइंडफुलनेस सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन की संरचना को भी बदलने की क्षमता रखती है। यह अध्याय हमें एक गहरी सीख देता है। स्ट्रेस के भंवर से बाहर आने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। और उस रास्ते की शुरुआत होती है जब हम अपनी सांस की ओर लौटते हैं, अपने शरीर की भाषा सुनते हैं और अपने विचारों को एक बाहरी दर्शक की तरह देखने लगते हैं। माइंडफुलनेस हमें खुद से जुड़ने का सबसे सीधा, सबसे सच्चा और सबसे सशक्त तरीका देती है। इस अध्याय का मूल संदेश है, सजगता हमें सिर्फ शांत नहीं करती, यह हमें मजबूत बनाती है। यह हमारे सोचने के तरीके को रूपांतरित करती है और हमें वह शक्ति देती है जिससे हम न केवल स्ट्रेस को संभाल सकते हैं, बल्कि उससे कुछ सीखकर और निखर सकते हैं। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल ट्रिगर्स।
यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए है कि हमारे स्ट्रेस रेस्पॉन्स अक्सर अचानक नहीं आते, बल्कि उनके पीछे छुपे होते हैं कुछ इमोशनल ट्रिगर्स, यानी ऐसे अनुभव या स्थितियां जो हमारे भीतर दबी हुई भावनाओं को बाहर ला देती हैं। जब भी हम किसी बात पर बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता से रिएक्ट करते हैं, तो उसका कारण सिर्फ वह घटना नहीं होती, बल्कि उससे जुड़ी हुई कोई पुरानी भावना या याद होती है जिसे हमने कभी ठीक से देखा या समझा ही नहीं होता। लेखिका बताती हैं कि हमारे ब्रेन में कुछ ऑटोमेटिक रिएक्शन पैटर्न्स बने होते हैं जो अतीत के अनुभवों के आधार पर तैयार हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को बचपन में बार बार नजरअंदाज किया गया हो या उसकी भावनाओं को समझा न गया हो, तो बड़े होकर वह बहुत संवेदनशील हो सकता है आलोचना के प्रति या अकेलेपन के डर के प्रति। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति सामने आती है जिसमें उसे फिर वही अनुभव होने लगता है, तो उसका दिमाग बिना सोचे समझे एक डिफेंस मोड में चला जाता है। वह या तो गुस्से से भर उठता है, या खुद को अलग कर लेता है, या अंदर ही अंदर घुटने लगता है। इन इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते कि हमें परेशान क्या करता है, हम उसे बदल भी नहीं सकते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना शुरू करें। लेखिका सुझाव देती हैं कि जब भी आप किसी भी स्थिति में अत्यधिक रिएक्ट करें, तो उस पल को पकड़ें, उस पर ध्यान दें, खुद से पूछें कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्या यह सिर्फ अभी की बात है, या कोई पुराना घाव फिर से खुल गया है? इस प्रक्रिया को लेखिका फीलिंग अवेयरनेस कहती हैं, यानी अपनी भावनाओं के प्रति सजगता। जब हम अपने अंदर उठ रही भावनाओं को नाम देना सीखते हैं, जैसे कि अभी मुझे शर्मिंदगी हो रही है, या डर लग रहा है, या खुद को कमतर समझ रहा हूं, तो हम अपने दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करते हैं जो लॉजिक और समझदारी से काम करता है। इससे हमारे इमोशनल रिएक्शन की तीव्रता घटने लगती है और हम सोच समझकर जवाब देना शुरू करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे हमारे पुराने अनुभव एक कहानी की तरह हमारे भीतर चलते रहते हैं, जिसे लेखिका इनर नैरेटिव कहती हैं। यह वो आवाज है जो कहती है कि मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या लोग हमेशा मुझे छोड़ देते हैं, या मुझे दूसरों को खुश करना ही पड़ेगा। इन कहानियों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना स्ट्रेस से बाहर आने की दिशा में बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि जब तक हम इन पुराने विश्वासों को सच मानते रहेंगे, तब तक हम हर नई परिस्थिति में उसी पुराने दर्द को दोहराते रहेंगे। लेखिका हमें अभ्यास भी देती है, जिसमें हम अपने ट्रिगर्स का एक ट्रिगर जर्नल बना सकते हैं। हर बार जब हम किसी स्थिति में उलझते हैं, तो उस अनुभव को लिखें कि क्या हुआ, मुझे कैसा लगा, मैंने कैसे रिएक्ट किया, और क्या यह रिएक्शन किसी पुराने अनुभव से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम धीरे धीरे अपने इमोशनल ट्रिगर्स को न सिर्फ पहचानना, बल्कि उनसे मुक्त होना भी सीख सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि स्ट्रेस सिर्फ बाहरी घटनाओं की वजह से नहीं होता, वह हमारे भीतर बसे पुराने घावों से आता है। जब हम इन घावों को देखना और समझना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि असली आजादी भीतर से आती है, और वह तब मिलती है जब हम अपनी भावनाओं को डर की नहीं, समझ की नजरों से देखना शुरू करते हैं। चैप्टर 4 मैनेजिंग नेगेटिव थिंकिंग। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सोच की दिशा हमारे भावनात्मक अनुभवों को कितना गहराई से प्रभावित करती है, और जब यह सोच नकारात्मक हो जाती है, तो स्ट्रेस कई गुना बढ़ जाता है। नकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ दुखी या निराश होना नहीं है, बल्कि यह वह मानसिक आदत है जिसमें हम हर स्थिति में खतरा, असफलता या अस्वीकार होने की आशंका देखने लगते हैं। चाहे कोई इंसान हमसे देर से बात करे या कोई ईमेल समय पर न आए, हम तुरंत सोचने लगते हैं कि कुछ गलत हो गया है, शायद मैं किसी की नजर में गिर गया हूं, या शायद मुझे निकालने वाले हैं। लेखिका इस अध्याय में बताती हैं कि नकारात्मक सोच हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जिसे निगेटिविटी बायस कहा जाता है। यह बायस हमारे दिमाग को खतरे और नुकसान की ओर अधिक संवेदनशील बनाता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए जिंदा रहने के लिए यह जरूरी था। लेकिन आज की दुनिया में, जब शारीरिक खतरे कम हैं और अधिकतर समस्याएं मानसिक या सामाजिक होती हैं,
तब यह बायस हमें बार बार परेशान करने लगता है। हम बार बार एक ही बात सोचते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं और छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि नकारात्मक सोच आम तौर पर कुछ खास पैटर्न्स में आती है, जैसे कि ऑनिल ऑनर नथिंग थिंकिंग, यानी चीजों को या तो पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत मानना, कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी किसी भी समस्या को तुरंत बहुत बड़ा बना देना, पर्सनलाइजिंग, यानी हर नकारात्मक स्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना, और माइंड रीडिंग, यानी बिना सबूत के यह मान लेना कि लोग हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं। इन सोचने के तरीकों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम उन्हें पहचानना शुरू करते हैं तभी हम उन्हें चुनौती देना और बदलना भी सीख सकते हैं। लेखिका हमें सिखाती हैं कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सोच किसी तथ्य पर आधारित है या सिर्फ एक डर है? क्या इसका कोई और व्याख्या भी हो सकती है? क्या मैं यह सोच किसी पुराने अनुभव की वजह से तो नहीं बना रहा हूं? इस तरह के सवाल हमें अपनी सोच को चुनौती देने की क्षमता देते हैं। इस अध्याय में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का अभ्यास भी बताया गया है, जिसमें हम किसी भी नकारात्मक विचार को एक नई नजर से देखना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा, तो हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैंने पहले कभी कोई मुश्किल काम सफलतापूर्वक नहीं किया? क्या यह विचार भविष्य के बारे में है या वर्तमान के तथ्यों पर आधारित है? क्या असफल होना वाकई इतना बुरा है या यह भी एक सीखने का मौका हो सकता है? लेखिका यह भी कहती हैं कि नकारात्मक सोच को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से ही बना है, लेकिन हम उसे धीरे धीरे रीट्रेन कर सकते हैं ताकि जब नकारात्मक विचार आएं तो हम उन्हें पहचान सकें, उन्हें समझ सकें और उनकी जगह कोई संतुलित और व्यावहारिक विचार ला सकें। यह मानसिक अभ्यास धीरे धीरे स्ट्रेस के प्रभाव को कम करता है और हमें अंदर से मजबूत बनाता है। इस अध्याय का मूल संदेश है, हमारे विचार हमारे अनुभव को आकार देते हैं और जब हम अपनी सोच को पहचान कर उसे बदलना शुरू करते हैं तो हम खुद को स्ट्रेस की गिरफ्त से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। यह बदलाव एक प्रक्रिया है, लेकिन हर छोटे कदम के साथ हम अपने दिमाग को एक नई दिशा देना सीखते हैं जो अधिक स्थिर, अधिक स्पष्ट और अधिक शांत होती है। चैप्टर 5 काल्मिंग योर बॉडी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हमारा शरीर तनाव में होता है तो केवल मानसिक रणनीतियां ही काफी नहीं होती, हमें अपने शरीर को भी शांत करना आना चाहिए। तनाव केवल सोच में नहीं होता, वह मांसपेशियों में जकड़न, सांसों की गति, दिल की धड़कन और पाचन तक में दिखाई देता है। जब हमारा शरीर हाई अलर्ट मोड में होता है तब हमारा ब्रेन भी लगातार खतरे की स्थिति में सक्रिय रहता है, जिससे स्ट्रेस का चक्र और तेज हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस चक्र को शरीर से शुरू करके तोड़ें। लेखिका बताती हैं कि शरीर में दो मुख्य नर्वस सिस्टम काम करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे शरीर में फाइट या फ्लाइट मोड शुरू होता है। वहीं जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो शरीर रिलैक्स करता है, दिल की धड़कन धीमी होती है, सांसें सामान्य होती हैं और ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीर को खुद से पैरासिम्पैथेटिक मोड में वापस लाना सीखें। इसके लिए लेखिका कई प्रभावशाली अभ्यास साझा करती हैं। पहला है डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। जब हम पेट से सांस लेते हैं और उसे नियंत्रित रूप से छोड़ते हैं तो हमारा ब्रेन यह सिग्नल पाता है कि खतरा टल गया है और वह शांत हो सकता है। यह अभ्यास सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि पूरे शरीर को रिलैक्स करने का संकेत देता है। दूसरा अभ्यास है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जिसमें हम एक एक करके शरीर के हर हिस्से की मांसपेशियों को कसते और फिर ढीला छोड़ते हैं। इससे मसल्स में जमा तनाव बाहर निकलता है और दिमाग उस आराम की स्थिति को पहचानना शुरू करता है। यह अभ्यास न सिर्फ तनाव कम करता है बल्कि नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। तीसरा अभ्यास है सेंस ग्राउंडिंग, जिसमें हम अपनी इंद्रियों के जरिए वर्तमान में लौटते हैं, जैसे अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़ना और उसकी गर्मी महसूस करना,
जमीन पर पैरों के संपर्क को देखना, कमरे की 5 चीजों को देखना, 4 चीजों को छूना, 3 आवाजें सुनना, 2 खुशबुएं पहचानना और एक स्वाद महसूस करना। यह अभ्यास हमारे दिमाग को विचारों के बवंडर से बाहर निकालकर शरीर के अनुभवों में टिकाता है। लेखिका यह भी बताती हैं कि जब हम नियमित रूप से इन तकनीकों का अभ्यास करते हैं तो हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच एक नया रिश्ता बनता है। ऐसा रिश्ता जिसमें तनाव आने पर शरीर पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। धीरे धीरे ब्रेन यह सीख जाता है कि हर उत्तेजना, हर ईमेल, हर बात एक इमरजेंसी नहीं है और यहीं से शुरू होता है तनाव का कम होना। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि स्ट्रेस से बाहर आने के लिए सिर्फ सोच बदलना ही नहीं, शरीर को भी नई भाषा सिखानी होती है। और यह भाषा है गहराई से सांस लेना, आराम करना और खुद को फिर से सुरक्षित महसूस कराना। जब हमारा शरीर शांत होता है तभी हमारा दिमाग स्पष्ट सोच पाता है, तभी हमारे इमोशन संतुलित हो पाते हैं और तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है, दिमाग को शांत करने की पहली सीढ़ी शरीर को शांत करना है। जब आप अपने शरीर की सुनना सीखते हैं, उसे सुकून देना सीखते हैं, तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करना शुरू करते हैं। यही संतुलन धीरे धीरे आपको एक स्ट्रेस प्रूफ जीवन की ओर ले जाता है। चैप्टर 6 बिल्डिंग रेजिलियंस। इस अध्याय में बताया गया है कि स्ट्रेस से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम खुद को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि जब भी कोई चुनौती आए तो हम टूटें नहीं बल्कि संभलें और आगे बढ़ें। यही क्षमता है रेजिलियंस, यानी लचीलापन। यह वह मानसिक और भावनात्मक ताकत है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखती है। लेखिका कहती हैं कि यह कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। जब हम बार बार स्ट्रेस या तकलीफ का सामना करते हैं तो 2 रास्ते होते हैं, या तो हम अंदर से कमजोर पड़ते जाएं, या फिर हर अनुभव से कुछ सीखकर और ज्यादा मजबूत बनते जाएं। रेसिलियंस हमें दूसरा रास्ता चुनने की शक्ति देती है। यह वह गुण है जो हमें कहता है, हां, यह मुश्किल है, लेकिन मैं इससे निपट सकता हूं। लेखिका बताती हैं कि रेसिलियंस का पहला स्तंभ है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद की भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं को पहचानना। जब हम जानते हैं कि किस बात पर हम जल्दी गुस्सा होते हैं, कौन सी बातें हमें चोट पहुंचाती हैं और किन हालातों में हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तब हम खुद को संभालने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। दूसरा स्तंभ है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद से सकारात्मक ढंग से बात करना। अक्सर मुश्किल समय में हम खुद से बहुत सख्त हो जाते हैं। तू हमेशा फेल होता है, तू कभी कुछ सही नहीं करता। रेसिलिएंट लोग खुद से करुणा से बात करते हैं, यह समय कठिन है, लेकिन मैं इससे पहले भी निकल चुका हूं। मुझ में इससे निपटने की क्षमता है। यह आत्मसंवाद हमें अंदर से भरोसा और स्थिरता देता है। तीसरा स्तंभ है सपोर्ट नेटवर्क, यानी भरोसेमंद रिश्तों का होना। रेसिलिएंट लोग जानते हैं कि उन्हें हर समस्या अकेले हल नहीं करनी, बल्कि सही समय पर मदद मांगना भी एक ताकत है। जब हम अपने अनुभव किसी करीबी से साझा करते हैं तो न सिर्फ हमारा मन हल्का होता है, बल्कि हमें नए दृष्टिकोण भी मिलते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस अध्याय में लेखिका ग्रोथ माइंडसेट की बात भी करती है, यानी यह विश्वास कि हम हर अनुभव से कुछ सीख सकते हैं और बदलाव संभव है। जो लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं तय हैं, वे हार मान लेते हैं, लेकिन जो यह मानते हैं कि हर चुनौती उन्हें सिखा सकती है, वे हर बार गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं। यही सोच रेसिलियंस का मूल है। लेखिका कुछ व्यावहारिक अभ्यास भी देती है, जैसे कि डेली जर्नलिंग, जिसमें आप हर दिन 3 बातें लिखते हैं जो मुश्किल थीं, जो आपने सीखा और जो आपने सराहा। इससे ध्यान बार बार केवल समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान और विकास पर जाता है। एक और अभ्यास है विजुअलाइजिंग योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ, यानी अपने सबसे मजबूत रूप की कल्पना करना और सोचना कि वह आप इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देता। यह मानसिक अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर वही भावनात्मक शक्ति पैदा करता है। इस अध्याय का सार यह है, रेसिलियंस कोई जादू नहीं, बल्कि वह अभ्यास है जो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से बनता है।
जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं, खुद से दया से बात करते हैं और खुद को अकेला नहीं महसूस करने देते, तो आप अपने भीतर एक ऐसा संतुलन पैदा करते हैं जो किसी भी तूफान में आपको डगमगाने नहीं देता। इस अध्याय का संदेश है, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपके भीतर उनसे उबरने की ताकत भी पहले से मौजूद है। आपको बस उसे पहचानना और उसे रोज अभ्यास से मजबूत करना है। यही असली स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन की नींव है। चैप्टर 7, कल्टीवेटिंग सेल्फ कंपैशन। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम तनाव में होते हैं तो अक्सर हम खुद से बहुत सख्ती से पेश आते हैं। हम अपने आप को दोष देते हैं, खुद की आलोचना करते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी ही कमी रही होगी। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेल्फ कंपैशन की, यानी खुद के प्रति करुणा रखने की। लेखिका बताती हैं कि सेल्फ कंपैशन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मजबूती की सबसे गहरी जड़ है। जब हम अपने किसी प्रियजन को दुख में देखते हैं तो हम उन्हें दिलासा देते हैं, उनका साथ देते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं। लेकिन जब हम खुद मुश्किल में होते हैं तो हम खुद से वैसा व्यवहार नहीं करते। हम खुद को कोसते हैं, शर्मिंदा करते हैं और खुद को ही आंतरिक रूप से चोट पहुंचाते हैं। सेल्फ कंपैशन हमें यह याद दिलाता है कि हम भी उसी करुणा के हकदार हैं जो हम दूसरों को देते हैं। लेखिका इस अध्याय में बताती हैं कि सेल्फ कंपैशन के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला है सेल्फ काइंडनेस, यानी अपने आप से दया और समझदारी से बात करना। इसका मतलब है खुद से यह कहना कि यह स्थिति वाकई मुश्किल है, या मैं भी इंसान हूं और इंसानों से गलतियां होती हैं। यह शब्द हमारे अंदर उस कठोर आलोचक की आवाज को शांत करते हैं जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ता है। दूसरा स्तंभ है कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी यह समझ कि सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति को संघर्ष, दर्द और असफलता का सामना करना पड़ता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि दुख और संघर्ष मानवीय अनुभव का हिस्सा है, तो हम खुद को अलग थलग महसूस नहीं करते। इससे हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम उसी मानवीय यात्रा का हिस्सा हैं जिसमें हर कोई गिरता, संभलता और फिर उठता है। तीसरा स्तंभ है माइंडफुलनेस, यानी अपनी भावनाओं को जज किए बिना देखना और स्वीकार करना। जब हम दुखी होते हैं या असफल होते हैं, तब माइंडफुल रहना हमें अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने की ताकत देता है। हम न तो अपनी भावनाओं से भागते हैं और न ही उन्हें बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, बस उस पल को वैसे का वैसा स्वीकार करते हैं। हाँ, अभी दुख है, अभी थकान है, अभी भ्रम है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। लेखिका बताती हैं कि सेल्फ कंपैशन का अभ्यास नियमित किया जा सकता है। जब भी आप खुद को आलोचना करते हुए पकड़ें, तो एक पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से ऐसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से कर रहे हों। एक वाक्य कहें, मैं अभी संघर्ष में हूं। दूसरा वाक्य, दूसरे लोग भी ऐसे ही संघर्ष से गुजरते हैं। और तीसरा, मैं खुद को इस वक्त दया और समझ दे सकता हूं। यह सरल 3 वाक्य एक शक्तिशाली बदलाव की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में कुछ माइंडफुल एक्सरसाइज भी दिए गए हैं, जैसे कि लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, जिसमें आप खुद के लिए और दूसरों के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांति अनुभव करूं। यह अभ्यास आपके दिल में करुणा की भावना को गहराई से बैठाता है और आत्म स्वीकृति को बढ़ाता है। लेखिका यह भी बताती हैं कि सेल्फ कंपैशन का सीधा संबंध ब्रेन की संरचना से है। जब हम खुद से करुणा से पेश आते हैं, तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन छोड़ता है, जो कनेक्शन, सुरक्षा और आराम की भावना लाता है। इसके विपरीत जब हम खुद को दोष देते हैं, तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो तनाव को और बढ़ा देता है। यानी सेल्फ कंपैशन न सिर्फ मानसिक राहत देती है, बल्कि जैविक स्तर पर भी स्ट्रेस को कम करती है। इस अध्याय का सार यह है, जब हम खुद के प्रति सख्त होते हैं, तो हम अपने ही जख्मों को और गहरा कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद को वह प्यार, समझ और माफी देना सीखते हैं जो हम दूसरों को देते हैं, तब हम असल में हीलिंग की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय का संदेश है, आप तभी सच में स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं जब आप खुद को स्वीकारना और समझना सीखते हैं।
सेल्फ कंपैशन वह जड़ है जिससे मानसिक स्थिरता, आत्मबल और शांति के फूल खिलते हैं। चैप्टर 8 क्रिएटिंग अ स्ट्रेस रेजिलिएंट लाइफ। यह अंतिम अध्याय हमें यह सिखाता है कि स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन केवल किसी पल या परिस्थिति में ठहराव लाने की कला नहीं है, बल्कि यह एक पूरी जीवन शैली है जिसे हम हर दिन, हर छोटे निर्णय, हर सोचने के तरीके और हर रिश्ते में धीरे धीरे गढ़ते हैं। यह अध्याय हमें उस बड़ी तस्वीर को समझाता है जिसमें माइंडफुलनेस, सेल्फ कॉम्पैशन, इमोशनल अवेयरनेस और बॉडी कैल्मिंग जैसी सभी तकनीकों को जोड़कर एक ऐसा जीवन बनाया जा सकता है जो सिर्फ स्ट्रेस से लड़ता नहीं, बल्कि उसमें से सीखता है और उससे ऊपर उठता है। लेखिका बताती हैं कि एक स्ट्रेस रेजिलिएंट लाइफ का पहला आधार है नियत दिनचर्या और आत्म देखभाल। जब हम खुद को नियमित नींद, पौष्टिक भोजन, शारीरिक गतिविधि और रचनात्मक ब्रेक देते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों एक स्थिरता महसूस करते हैं। यह स्थिरता हमें कठिन परिस्थितियों से जूझने में मदद देती है क्योंकि हमने पहले से अपनी ऊर्जा का ख्याल रखा होता है। दूसरा पहलू है स्पष्ट मूल्य और उद्देश्य। जब हमें पता होता है कि हम किस लिए जी रहे हैं, क्या चीजें हमारे लिए सबसे अहम हैं, तो हम बाहरी उतार चढ़ाव में भी अपना संतुलन नहीं खोते। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन तनाव को पूरी तरह मिटा नहीं सकता, लेकिन वह उसे अर्थ दे सकता है, और अर्थ होने पर हम किसी भी दर्द को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा आधार है रिश्तों की गुणवत्ता। लेखिका कहती हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है और अकेलेपन का अनुभव स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देता है। एक स्ट्रेस प्रूफ जीवन के लिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से जुड़े रहें जो हमें समझते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं और जरूरत पड़ने पर साथ खड़े रहते हैं। साथ ही हमें खुद भी ऐसे ही व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे के सहारा बन सकें। चौथा आधार है लचीलापन और लर्निंग माइंडसेट। जब हम हर अनुभव को एक सीख की तरह देखते हैं तो असफलता या संकट हमें स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। हम सोचते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, या यह मुझे किस तरह और मजबूत बना सकता है। यह नजरिया हमें अंदर से मजबूती देता है और भविष्य की अनिश्चितताओं से डर कम करता है। अध्याय के अंत में लेखिका कहती हैं कि स्ट्रेस रेजिलिएंट ब्रेन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह ऐसी यात्रा है जिसमें हम बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार एक नई समझ के साथ उठते हैं। इसमें कोई परफेक्शन नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास है। जब हम रोज कुछ मिनट माइंडफुल रहते हैं, खुद से दया से बात करते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और अपने रिश्तों को संजोते हैं, तो हम धीरे धीरे एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो बाहर चाहे जितना भी तूफानी हो, भीतर से शांत और स्थिर बना रहता है। इस अध्याय का संदेश है, स्ट्रेस से भागना समाधान नहीं है, उसे समझकर, स्वीकार कर और रचनात्मक रूप से जवाब देना ही सच्चा समाधान है। जब आप अपने जीवन के हर पहलू में जागरूकता, दया और उद्देश्य को शामिल करते हैं, तब आप केवल एक स्ट्रेस फ्री नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण और मजबूत जीवन जीना शुरू करते हैं। वही जीवन जो सच में स्ट्रेस रेजिलिएंट कहलाता है। तो दोस्तों, द स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन की इस यात्रा में आपने जाना कि तनाव से लड़ने के लिए कोई जादू नहीं होता, कोई एक समाधान नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया शुरू होती है खुद को जानने से, खुद को स्वीकारने से और खुद को समझने से। इस किताब ने हमें सिखाया कि स्ट्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम खुद को इतना सक्षम और लचीला बना सकते हैं कि जब वह हमारे दरवाजे पर आए तो हम घबराकर नहीं भागें, बल्कि उसे शांति और समझदारी से संभालें। यही असली मानसिक मजबूती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब के 8 अध्यायों ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा, आपको खुद के भीतर झांकने का मौका दिया होगा और सबसे जरूरी, आपको अपने मन की परतों से परिचित कराया होगा। जब आप अगली बार किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजरें, तो शायद आपके पास सिर्फ चिंता ही नहीं, बल्कि उससे निपटने की दिशा भी होगी। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से ये आवाज आपके दिल तक पहुंची, हिंदी ऑडियो बुक चैनल। इस चैनल की शुरुआत किसी कंपनी या बड़े सेटअप से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से कमरे से, एक दिल से, और उस दिल में बसी उस भावना से जो कहती है, शब्दों में ताकत होती है और सही शब्द
सही वक्त पर जिंदगी बदल सकते हैं। हमारा ये चैनल उन्हीं आवाजों के लिए बना है जो बड़े शहरों की भागती जिंदगी में कभी ठहराव ढूंढती हैं। ये चैनल उन कस्बों और गांवों के लिए है जहां अब भी किसी छत की मुंडेर पर बैठकर किताबें सुनी जाती हैं। चाहे आप लुधियाना की गलियों से सुन रहे हों या बनारस की सुबह के घाट से, चाहे भोपाल की झील किनारे हों या पटना की ठंडी शाम में अकेले बैठकर खुद से बातें कर रहे हों, यह आवाज आपसे जुड़ने आई है, आपके लिए ही है। हमें पता है कि हर कोई किताब नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं मिलता, आंखें थक जाती हैं, जिम्मेदारियां पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन सुनना वो सब कर सकता है। और जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप कहानियां सुनते हैं, जज्बात सुनते हैं और कभी कभी तो खुद को भी सुन लेते हैं। यही वजह है कि हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं, उन्हें बोलते हैं, उन्हें जीते हैं, ताकि आप कहीं भी हों, जैसे भी हों, ये शब्द आपके साथ चल सकें। इसलिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इस ऑडियो बुक ने आपके मन को छुआ, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी शेयर की गई एक लिंक किसी के दिन का सबसे सुकून भरा पल बन जाए। हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा महसूस हुआ। हम हर शब्द पढ़ते हैं क्योंकि हम आपके साथ सिर्फ किताब नहीं बांटना चाहते, हम आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। और अगर आप नए हैं इस सफर में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली किताब, अगला विचार, अगला एहसास बस कुछ ही दिनों में आपके पास आने वाला है। इस सफर में आप हैं, आपकी सोच है, आपकी जिंदगी की वो छोटी छोटी कहानियां हैं जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक ठिकाना है जहां हर किताब की आवाज में एक अपनापन है, हर कहानी में एक सच्चाई है और हर सुनने वाले में एक ऐसा दिल है जो सीखना, समझना और बदलना चाहता है। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नई किताब, किसी नई सोच और किसी नई यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और ये आवाज हमेशा आपके साथ है।